विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूँ रामनारायण मीणा, राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम मुद्रास्फीति के चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। मुद्रास्फीति के मुख्य बिंदुओं को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मुद्रास्फीति के कुछ विशिष्ट शब्दावली हैं, कुछ विशिष्ट बातें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जिसमें मैं 3 बातों पर आज अपनी बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहला एक व्यू है कि द्वितीय विभाजन किया गया है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो वो क्या है? जिसमें सामान्य बात ये है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने पर मुद्रा मूल्य स्तर और मुद्रा के मूल्य में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उत्पादन, रोजगार आदि वास्तविक चरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये विचार था कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर मौद्रिक क्षेत्र प्रभावित होता है, परंतु वास्तविक क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। इसी को बहुत संक्षिप्त में मैंने आज इस वीडियो में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। देखिए, टाइटल है द क्लासिकल डिक्टोमी एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। क्लासिकल द्वितीय विभाजन और मौद्रिक तटस्थता। तो मौद्रिक तटस्थता और क्लासिकल द्वितीय विभाजन का जो ये कंसेप्ट है, इसको मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टेड है। देखिए, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर कीमत के स्तर व मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन आता है, वो प्रभावित होते हैं। परंतु क्या इससे समष्टिगत अन्य चरों जैसे उत्पादन, रोजगार, आय स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न डेविड ह्यूम से पूर्व भी बहस का विषय था। डेविड ह्यूम ने इसको नए प्रकार से अपना विश्लेषण किया, इसलिए इसको पूरी तरीके से डेविड ह्यूम से कंसर्न किया जाता है। यहाँ पर डेविड ह्यूम के विचार पर आधारित विश्लेषण ये है कि हमें सभी आर्थिक चरों को, जो ये द्विविभाजन किया गया, मौद्रिक क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र, तो डेविड ह्यूम का ये कहना है कि हमें इन सभी चरों को के विचार पर आधारित विश्लेषण ये है कि हमें सभी आर्थिक चरों को 2 समूह में बांटना चाहिए। प्रथम चर समूह में नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल का मतलब है जिसको मुद्रा के रूप में मापा जाए, मौद्रिक चर, मौद्रिक या नामित चर, नॉमिनल वेरिएबल। द्वितीय चर में रियल या वास्तविक चर। तो 2 प्रकार के चरों चर किसे कहते हैं? वह है जिसका मान बदलता रहता है, उसको चर कहते हैं। जैसे क्लास में विद्यार्थियों की ऊंचाई या विद्यार्थियों की का वजन, तो ये प्रत्येक विद्यार्थी का अलग-अलग है। तो वजन को एक वेरिएबल ले लें और प्रत्येक वेरिएबल का प्रत्येक उसका मान बदल रहा है इकाई के लिए, तो चर वह जिसका मान बदलता रहता है। यहाँ पर 2 प्रकार के चरों की हम बात कर रहे हैं, नॉमिनल वेरिएबल और रियल वेरिएबल। अब नॉमिनल वेरिएबल किसे कहते हैं, थोड़े उदाहरण करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। नॉमिनल वेरिएबल मेजर्स इन द मॉनेटरी यूनिट्स। मौद्रिक इकाई में जिनका माप किया जाए वो नॉमिनल वेरिएबल होता है। जैसे 5,000 मासिक मुद्रा आय, मुद्रा मजदूरी, यानी एक श्रमिक की 5,000 रुपए मासिक मौद्रिक मजदूरी है, क्योंकि मुद्रा में मापा जा रहा है और उसकी इकाई कितना है, 5,000। तो 5,000 उसकी मौद्रिक आय है। रियल वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल मेजर्स इन द फिजिकल यूनिट्स। वो वेरिएबल जिसका को फिजिकल रूप में मापा जाए। अब मौद्रिक आय कितने वस्तुओं और सेवाओं को खरीद रही है, ये फिजिकल यूनिट्स में माप है। अब इसका एक सरल उदाहरण है, जैसे किसान मक्का का उत्पादन करता है,
मक्का के को बेचने से जो मौद्रिक आय प्राप्त होती है वो किसान की नॉमिनल वेरिएबल है। जैसे हम ये कहें कि किसान ने 50,000 रुपए की मक्का बेची, तो 50,000 रुपए यहाँ पर उसका नॉमिनल वैल्यू है। परंतु मक्का की उत्पादित मात्रा, जैसे हम ये कहें कि 25 क्विंटल उत्पादित मात्रा है, तो उत्पादित मात्रा 25 क्विंटल है, ये रियल वेरिएबल है, वास्तविक मात्रा है। तो जिसको वास्तविक रूप से वस्तु के रूप में मापे वो तो वास्तविक है, जिसको हम रियल कह रहे हैं या मौद्रिक रियल कह रहे हैं या फिजिकल यूनिट कह रहे हैं। और जिसको मुद्रा में मापें कि वो 25 क्विंटल जो रियल प्रोडक्शन है उसका मौद्रिक माप क्या है, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए यहाँ पर उसका नॉमिनल वैल्यू है। तो दो प्रकार के वेरिएबल हुए। मक्का की मात्रा की जब बात कर रहे हैं तो रियल यानी वास्तविक, मुद्रा वस्तु के रूप में वास्तविक मात्रा, ये तो हो गई उसका रियल वेरिएबल। और जब हम उसको मुद्रा में कन्वर्ट कर दें कि कितने में बेचा गया, तो वो क्या हो गया उसका नॉमिनल वेरिएबल। तो दो प्रकार के वेरिएबल की चर्चा यहाँ पे है। इसी प्रकार से जीडीपी भी नॉमिनल और रियल वेरिएबल में माप करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी को मुद्रा इकाई में व्यक्त करते हैं और रियल जीडीपी में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की मात्राओं का माप लेते हैं। जैसे कितने का एग्रीकल्चर उत्पादन हुआ, ये तो नॉमिनल जीडीपी एग्रीकल्चर जीडीपी हो गई। और कितने का खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है, ये उसका रियल वेरिएबल इन क्वांटिटी टर्म हो गया। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि रियल वेजेज का अभिप्राय है द डॉलर वेजेज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो जैसे वेजेज को डब्ल्यू से व्यक्त करें और इन्फ्लेशन को पी से व्यक्त करें, तो डब्ल्यू अपन पी इज रियल वेजेज। और नॉमिनल वेजेज क्या हुआ, ओनली वेजेज इन मॉनेटरी टर्म डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज डब्ल्यू फॉर वेजेज, तो डब्ल्यू इज फॉर नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल वेजेज, और डब्ल्यू अपन पी इज रियल वेजेज विच इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। अब मॉनेटरी न्यूट्रलिटी किसे कहते हैं, ये एक जो ऊपर टाइटल में हमारे पास था उसका अर्थ यहाँ पे है द प्रोपोजिशन दैट चेंज इन द मनी सप्लाई डू नॉट इफेक्ट द रियल वेरिएबल। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन करने पर, मौद्रिक क्षेत्र में तो परिवर्तन आता है लेकिन वास्तविक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आता। तो ये कथन कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर वास्तविक क्षेत्र रियल वेरिएबल यानी उत्पादन, रोजगार और वास्तविक मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं आता है, इसको हम मॉनेटरी न्यूट्रलिटी के नाम से जानते हैं। और इसी को ही क्लासिकल डिक्टोमी के नाम से जाना जाता है। यानी क्लासिकल द्विविभाजन विभाजन है जिसको रियल और नॉमिनल के रूप में विभाजित किया, और फिर सिद्धांत ये निकाला कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये विचार है कि मौद्रिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से, यानी मुद्रा की मात्रा, मौद्रिक क्षेत्र का मतलब है मुद्रा की मात्रा, मुद्रा से रिलेटेड मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन करने पर वास्तविक क्षेत्र यानी उत्पादन, रोजगार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्लासिकल द्विविभाजन है और यह मॉनेटरी न्यूट्रलिटी यानी मुद्रा की तटस्थता है। अब हम एक उदाहरण से यहाँ ये देख रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर किस प्रकार तो वैल्यू ऑफ मनी पे इफेक्ट आता है और किस प्रकार प्राइस लेवल पे इफेक्ट आता है। ये पहले भी मैंने बताया था कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर हमने देखा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है तो इन्फ्लेशन होता है यदि अन्य बातें समान रहें तो। पूर्ण रोजगार का स्तर है और क्लासिकल इकोनॉमिक्स जैसा कहते हैं मुद्रा की पूर्ति में किए गए प्रत्येक परिवर्तन से उसी अनुपात में, उसी दिशा में कीमतें भी बढ़ जाएगी यदि पूर्ण रोजगार की अवस्था अर्थव्यवस्था में है। अब
कीमतें बढ़ने पर यानी मुद्रास्फीति होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है, यानी कीमतों में वृद्धि, इन्फ्लेशन, कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति के मूल्य में विपरीत संबंध है। जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ये बात यहाँ पे इस डायग्राम से बताया गया। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर कीमतें व मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव होता है, ये इस डायग्राम से बताया गया है। इस डायग्राम को बताने के लिए वीडियो को इधर रख दिया जाए। देखिए यहाँ पर, यहाँ डायग्राम है, इसको दो, ये मूल बिंदु है प्रारंभ में, आप देखिए ये मूल बिंदु है और इसके क्षैतिज अक्ष पर, ये क्षैतिज अक्ष है जो सीधा देखने पर हमें जहाँ जमीन और आसमान एक होते हुए दिखाई देता है उसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, बिल्कुल सीधा देखने पर। तो ये क्षैतिज अक्ष का यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया गया है। इसका ये ओ एक्स से लेफ्ट हैंड वाला जो एक्सेस है वहाँ पर ये मुद्रा के मूल्यों को लिया गया और राइट हैंड का जो एक्सेस है मूल बिंदु है यहाँ पर प्राइस लेवल को लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मुद्रा के मूल्य को वैल्यू ऑफ मनी को एक माना गया है, जो ऊपर नीचे नीचे मुद्रा का मूल्य कम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मुद्रा का मूल्य बढ़ता जाता है। यहाँ एक है, फिर 3/4 है, फिर हाफ है और 1/4 है। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर ये मुद्रा की इन्फ्लेशन लेवल को बता रहा है। प्राइस लेवल लो है, ऊपर ही ऊपर, फिर उसके बाद में नीचे आते हैं प्राइस लेवल बढ़ता जाता है और नीचे आते हैं तो बिल्कुल प्राइस लेवल को घटा दिया जाता है और कम हो जाता है। और ये MS1 मुद्रा की प्रारंभिक मुद्रा की पूर्ति है और जो ये गिरता हुआ वक्र है ये डिमांड कर्व है मुद्रा का मांग है, क्योंकि मुद्रा का मांग वक्र और ये मुद्रा का पूर्ति वक्र दोनों ए बिंदु पर मिलते हैं। ए बिंदु पर मिलने पर मुद्रा का मूल्य 1/2 है और कीमत स्तर 2 है। जब कीमत स्तर 2 है तो मुद्रा का मूल्य कितना है? 1/2। अब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते जाती है तो MS2 हो जाती है। MS2 में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, न्यू इक्विलिब्रियम मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामने बी बिंदु पर होता है। मुद्रा के ए और बी वक्र को मिला तो ये मुद्रा का मांग वक्र ये यहाँ पे है। तो ये देखिए बी बिंदु पर मुद्रा का सामने होता है। यहाँ पर कीमत स्तर बढ़ करके 2 से मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई गई है तो कीमत स्तर 2 से बढ़ करके 4 हो गया है, लेकिन मुद्रा की क्रय शक्ति 1/2 से घट करके 1/4 ही रह गई है, आधी हो गई है। तो ये यहाँ पे ये बताया गया है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर मनी सप्लाई पूर्ति वक्र MS से MS2 हो जाता है। इससे मुद्रा का मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन से समायोजित करते हैं। तो नया बिंदु बी आता है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर मुद्रा रुपया अर्थ में ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अर्थव्यवस्था में आ जाती है, इसके कारण कीमत स्तर बढ़ता है, यानी ज़्यादा मुद्रा होने पर कीमतें बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति लेस वैल्यूएबल हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मनी सप्लाई बढ़ने पर प्राइस उसी अनुपात में बढ़ रहा है और कीमत मुद्रा की क्रय शक्ति 1/P गिर जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर कीमतें बढ़ती है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। ये यहाँ पर इस डायग्राम से बताया गया है। अब एक नया कंसेप्ट, इन्फ्लेशन टैक्स किसे कहते हैं? दो चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन टैक्स कैसे कहते हैं? जब सरकार अपनी बे जरूरतों को पूरा करने के लिए नई मुद्रा प्रिंट करती है तो इसे इन्फ्लेशन कर लेवी कहते हैं, लेवी एंड इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। स्फीति कर अन्य करों की भांति नहीं होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से न तो किसी को बिल भेजा जाता है और न ही कोई इसका भुगतान करता है। स्फीति कर ज्यादा सूक्ष्म सचल है, जब ये दिखता नहीं है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो कीमतें बढ़ने से मुद्रा इकाई की क्रय शक्ति गिर जाती है। Thus, the inflation tax is like a tax on everyone who holds money. जो मुद्रा अपने पास रखते हैं उसकी वो टैक्स के रूप में चुकाते हैं। मुद्रास्फीति से मुद्रास्फीति टैक्स किसे कहते हैं? ये है कि ये उस प्रकार का टैक्स नहीं है जो सरकार लगाती है, ये अपने आप हो जाता है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है, तो क्रय शक्ति गिरने से अब अधिक वस्तुएं सेवाएं
वही वस्तुएं सेवाएं खरीदने के लिए अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। तो एक प्रकार से ये टैक्स हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान वास्तविक क्लासिकल क्यूटीएम पूरी तरह से लागू होता है। ये यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। अब अगला एक सिद्धांत है फिशर इफेक्ट। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसी के अनुरूप मौद्रिक ब्याज की दर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ती है। नॉमिनल और इंटरेस्ट रियल मैंने पिछले उसमें चर्चा की है। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होती है देखिए, वास्तविक ब्याज की दर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, यानी जो मौद्रिक ब्याज की दर है, जैसे मान लो हम ये कहें कि मौद्रिक ब्याज की दर 24% है। अब इन्फ्लेशन यदि मान लो 10% की दर से बढ़ रही है, तो वास्तविक रूप से ब्याज कितना मिला ये निकालने के लिए 24% में से 10% इन्फ्लेशन को निकालेंगे तो 14% रिटर्न मिल रहा है। ये रियल इंटरेस्ट रेट है। तो वी कैन रीराइट इट्स एज, ये इसी समीकरणों को भी ध्यान रखें कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को इस तरफ ही रहने दिया जाए और इन्फ्लेशन को माइनस इन्फ्लेशन रेट को दूसरी तरफ ले लिया जाए, तो रियल इंटरेस्ट रेट माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो दस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो ये एक कंसेप्ट है। जब जब केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है तो मुद्रा स्फीति व ब्याज की दर भी बढ़ जाती है और इस प्रकार नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टमेंट को करने को फिशर इफेक्ट कहते हैं। वस्तुतः फिशर ने 1867 से 1947 में सर्वप्रथम इस तथ्य पर अध्ययन किया था। फिशर इफेक्ट क्या है ये हम आपको बताना चाहते हैं। फिशर इफेक्ट का अर्थ है ब्याज दर का स्फीति के साथ समायोजन करना। द वन for one adjustment of the nominal interest rate to inflation rates। 1960 में अमेरिका में मौद्रिक ब्याज की दर और स्फीति दर में वृद्धि के साथ ही बढ़ रही थी, परिवर्तन समायोजन कर रही थी। भारत के संदर्भ में देखें, विशेष रूप से 80 के दशक के अंत में मुद्रास्फीति बढ़ रही थी और ब्याज की दर भी बढ़ रही थी। ब्याज की दर 24% से ऊपर बन गई थी और इन्फ्लेशन रेट भी 16-17% हो रही थी। 1990, 91, 92 तक ऐसी स्थिति बनी हुई थी। तो ये क्या था, ये फिशर इफेक्ट था, यानी ब्याज की दर में स्फीति की दर में परिवर्तन होने के साथ समायोजन हो रहा था और ये समायोजन होना फिशर इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि सर्वप्रथम फिशर ने इसको विश्लेषण किया था। तो ये फिशर इफेक्ट था। इस प्रकार से ये मुद्रास्फीति के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो मैंने आपको संक्षिप्त में रखे हैं।